नाम है सहबा और आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे, जहां मिलती है आपको हिम्मत, हौसला और पैदा होता है यकीन। बस हमें थोड़ी सी हिम्मत दिखानी, अपने आप को खुश करिए और अपनी डेली लाइफ रूटीन में आपको लेकर। स्टेप नंबर 1, जिस दिन भी आप अपने एम्प्लॉयज़ को हायर करें, ठीक है, उस दिन आपको हायरिंग के साथ साथ अपने एम्प्लॉयज़ को अपने सैलून के रूल्स एंड रेगुलेशन समझाने होते हैं, जो कि अक्सर मैं सैलून ओनर्स को देखती हूँ कि वो लोग नहीं करते। मैं थोड़े से एग्जांपल दे देती हूँ, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी बट आप समझ जाओगे, क्योंकि हर सैलून के अपने रूल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो टाइमिंग्स को लेके अपने एम्प्लॉयज़ का टाइम रखा हुआ है मॉर्निंग 10:30 टू इवनिंग 7:30, ये आपने एक टाइम रखा हुआ है। तो आप उनको रूल्स बताइए कि देखो टाइमिंग्स के हमारे यहाँ ये रूल्स हैं कि 10:30 बजे तक आपको सैलून में आ जाना है। 15 मिनट आप ऊपर नीचे हो सकते हो तो कोई इशू नहीं है, मतलब अगर आप 15 मिनट्स ऊपर हो जाते हो तो हम आपका फ़ाइन कट नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप 15 मिनट से ऊपर यानी 1 मिनट भी अगर आप ऊपर आप लेट हुए तो आपका फ़ाइन कटेगा, ठीक है। अच्छा, अभी स्टाफ अगर ये वीडियो देख रहा होगा या एम्प्लॉयज़ अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो वो कहते हैं लेट आना तो सबको खलता है, हर सैलून ओनर को खलता है, जब हम लेट से जाते हैं तब कोई कुछ नहीं बोलता। नहीं, तब भी एक्शन लेना है। तो मैं ये सैलून ओनर्स को बोल रही हूँ कि अगर आपके एम्प्लॉयज़ टाइम पे आ रहे हैं और वो लेट जा रहे हैं तो आप उनको कुछ भी ओवर टाइमिंग के लिए आप उनको कॉम्पनसेट करोगे। मतलब रूल्स खाली ये नहीं है कि सिर्फ सैलून ओनर्स के बेनिफिट के लिए हैं। रूल्स जो होते हैं वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारा इंस्टीट्यूट, हमारी एकेडमी, हमारा जो एक कल्चर को मेंटेन करने के लिए होते हैं। तो हमें बेसिकली सैलून कल्चर को मेंटेन करने के लिए हम रूल बना रहे हैं। तो इसमें दोनों लोग विन विन सिचुएशन में होना चाहिए, आपका भी नुकसान ना हो और आपके एम्प्लॉयज़ का भी नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर आपका फ़ायदा हो रहा है तो आपके एम्प्लॉयज़ का भी फ़ायदा होना चाहिए। तो दोनों तरह से देखा जाएगा। तो रूल्स बेसिकली दोनों के लिए होते हैं। तो ये मैंने एक एग्जांपल आपको टाइम का दिया है, ऐसे आप बहुत सारे रूल्स बना सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपके यहाँ यूनिफॉर्म चलती है तो अगर कोई एम्प्लॉय यूनिफॉर्म पहन के नहीं आया तो आप उनको बोल दो कि भाई अगर आप यूनिफॉर्म पहन के नहीं आओगे तो हम आपके 50 रुपीज़ जो है वो डिडक्ट करेंगे, यानी फ़ाइन लगाएंगे। तो ये बता दिया। या आपने कहा कि अगर मैंने किसी भी एम्प्लॉय को जो है लंच टाइम में ज़्यादा समय तक बाहर देखा तो मैं 50 रुपीज़ कट करूँगी। या अगर कोई गुटखा खा रहा है या सिगरेट पी रहा है ऑफिशियल टाइम में, वर्किंग आवर्स में, तो हम इतना फ़ाइन जो है वो कट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको डे 1 पे बता देनी चाहिए हायरिंग के समय पे, ताकि जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं वो आपके सैलून कल्चर को अच्छे से समझ जाएं और जब वो सैलून को ज्वाइन करें तो उनको पता रहे कि भाई ये चीज़ें हमें नहीं करनी है, राइट। अच्छा, अब आप कहोगे कि मैम हमारे एम्प्लॉयज़ ऑलरेडी जो हैं, हमने ऐसा पहले कभी नहीं किया हुआ है तो ऑलरेडी बिगड़े हुए हैं, अब क्या करें। तो कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा। आज उनकी मीटिंग लो, सबको बुलाओ और आज उनको बताओ कि भाई अब हमने अपने सैलून का कल्चर मेंटेन करना है। तो आज से हमने कुछ रूल्स को जो है इम्प्लीमेंट किया है और सबको इन रूल्स को मानना है। तो आज से ही शुरुआत कर सकते हो। सबको बुलाओ, सबको रूल्स एंड रेगुलेशन समझाओ और उस तरह से आप लोग काम करो। तो कोई दिक्कत नहीं है कि अगर आपके एम्प्लॉयज़ 3-4 साल पुराने भी हैं तो फॉलो नहीं करेंगे। रूल सबके लिए होता है, थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा सैलून ओनर्स को। और जो पुराने एम्प्लॉयज़ हैं उनको सबसे पहले समझाना पड़ेगा कि भाई देखो शुरुआत तुमसे ही होगी, तुम लोग सीनियर हो और रूल्स फॉलो करने ज़रूरी हैं होंगे। आपको काफ़ी अवेयर रहना पड़ेगा, ठीक है, अपने सैलून में कि कौन रूल्स फॉलो कर रहा है, कौन नहीं कर रहा। आपको शुरू में काटने भी पड़ेंगे पैसे, हो सकता है एम्प्लॉयज़ को बुरा भी लगे, तो कोई नहीं, लेकिन कल्चर को मेंटेन करने के लिए करना पड़ता है। और जो आपकी तरफ से कमिटमेंट है अपने स्टाफ को कि आप ओवर टाइम दोगे या आप उनको किसी और तरह से समझोगे, अप्रिशिएट करोगे, तो आपको वो चीज़ भी करनी है। तो दोनों तरह से बैलेंस होनी चाहिए चीज़ें। ये हो गया नंबर 1। अब आते हैं हम अपने स्टेप नंबर 2 की तरफ। तो टीम को मैनेज करने का स्टेप नंबर 1 हो गया रूल्स एंड रेगुलेशन, और टीम को मैनेज करने का स्टेप 2 हो गया उनको ड्यूटीज़ को असाइन करना। यहाँ पे भी कई सारे सैलून ओनर्स फेल हो जाते हैं और इसीलिए वो प्रॉपर्ली अपनी टीम को मैनेज नहीं कर पाते, क्योंकि उनकी टीम को, उनके एम्प्लॉयज़ को उनकी क्लियर ड्यूटीज़ पता ही नहीं होती। उनको पता ही नहीं होता कि उनको क्या काम करना है और किसको क्या काम करना है, जिसकी वजह से वो अपना काम जो है एक दूसरे पे टालते रहते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है
रिसेप्शन पे कौन बैठेगा। तो अगर आपके सैलून में कोई पर्टिकुलर पर्सन रिसेप्शन के लिए अपॉइंट नहीं है, तो जो हेयर ड्रेसर होते हैं, ब्यूटिशियंस होती हैं, ये लोग आपस में एक दूसरे को जो है ना कि तू बैठ जा ऐसे करते रहते हैं और ज़्यादातर रिसेप्शन डेस्क खाली पड़ा रहता है। तो आप प्लीज़ उनको लिख के दे दो कि भाई ये काम तुम्हारा है, ये काम तुम्हारा है, ये काम तुम्हारा है, ये काम, क्योंकि स्किल्स के साथ साथ सैलून में और भी काम होते हैं। लॉन्ड्री को मैनेज करना होता है, प्रोडक्ट को मैनेज, तो किसी को लॉन्ड्री की ड्यूटी दे दी, तो किसी को प्रोडक्ट की ड्यूटी दे दी, किसी को आपने मेकअप के प्रोडक्ट्स की ड्यूटी दे दी, तो किसी को आपने हाइजीन की ड्यूटी दे दी। तो इस तरह से आप जो एम्प्लॉयज़ आपके हैं जो ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं, जो ब्यूटिशियन है, पेडिक्योरिस्ट है, मेकअप आर्टिस्ट है या आपका हेयर ड्रेसर है, उनको आप उनके काम के साथ साथ एक एक्स्ट्रा काम भी दे सकते हो कि भाई वो उस चीज़ को पूरी जिम्मेदारी के साथ देखें और उस चीज़ में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं हम अपने स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 3 क्या है, आप अपने सैलून में ना एक टीम लीडर बनाओ, ठीक है। जैसे जब हम बचपन में स्कूल जाते थे तो हमारी टीचर जब भी क्लासरूम से बाहर जाती थी तो वो क्या बोलती थी कि तुम मॉनिटर हो, राइट। जितने भी बच्चे स्टूडेंट्स वहाँ बैठे होते हैं उनमें से किसी एक को मॉनिटर बना देती थी ताकि और बच्चे या और स्टूडेंट्स शोर ना करें। तो वो बच्चा क्या करता था, बोर्ड पे नाम लिखता था, राइट। तो इसी तरह से हम अपने सैलून में जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनमें से किसी एक को, जो हमें ज़्यादा जिम्मेदार या ज़्यादा एक्टिव या ज़्यादा जिसका थोड़ा सा रोब है, उस तरह से किसी एक बंदे को टीम लीडर बना सकते हैं। मतलब उसको अपना काम तो करना ही है जब क्लाइंट आएगा, लेकिन साथ में वो और चीज़ों को भी मैनेज करेगा कि और सब लोग अपनी ड्यूटीज़ को प्रॉपरली परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उसको बस इतना देखना रहेगा। अगर आप किसी एक को फेवर नहीं करना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके सारे टीम मेंबर्स जो है वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें आपके सैलून में सभी लोग, तो आप हर मंथ जो है परफॉर्मेंस के बिहाफ पे टीम लीडर्स को चेंज कर सकते हो और इससे बड़ा मज़ा आता है। मतलब ये करते रहना चाहिए। सो ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 3। अब आते हैं हम अपने स्टेप नंबर 4 की तरफ। स्टेप नंबर 4 है इशू रिजॉल्विंग सेशंस, ठीक है। वो मतलब आपको डिपेंडिंग अपॉन योर इश्यूज़ कि आपके सैलून में कितने इश्यूज़ रहते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी को देखते हुए आपको सेशंस लेने चाहिए, या आप उसे मीटिंग्स कह सकते हो, जो भी आपको नाम देना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि जो भी आपके एम्प्लॉयज़ को इश्यूज़ आ रहे हैं, चाहे वो सैलून ओनर से ही आ रहा है या सैलून के अदर जो टीम मेंबर्स हैं उनसे आ रहा है, या उनको क्लाइंट से आ रहा है, या किसी भी चीज़ का अगर आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो कोई भी इशू को फेस कर रहे हैं, तो भाई कोई तो ऐसा समय होना चाहिए जब उनको रिजॉल्व किया जाए। तो उसके लिए आप पर्टिकुलर एक सेशन रख सकते हो कि भाई हर ट्यूसडे हमारे यहाँ सुबह 10 से 11 इशू रिजॉल्विंग सेशन होता है, जिसमें आप अपनी टीम के साथ बैठो। मैं सैलून ओनर को बोल रही हूँ कि इस सैलून ओनर को अपनी टीम के साथ बैठना चाहिए, उनके इश्यूज़ को सुनना चाहिए, एक एक करके सारे इश्यूज़ को रिजॉल्व करना चाहिए, ठीक है। ये काम टीम लीडर का नहीं है, क्योंकि वो भी आफ्टर ऑल एक एम्प्लॉई है। ये काम सैलून ओनर का है, तो ये सैलून ओनर को ही काम करना है। अब आप, जैसे मैंने कहा कि डिपेंडिंग ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ योर इश्यूज़ कि कितने इश्यूज़ आते हैं, अगर आपको लगता है कि हर दिन इशू आता है तो आप ऑल्टरनेटिवली सेशन ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि कभी कभी इशू आते हैं तो आप वीकली सेशन ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि बहुत ही कम इश्यूज होते हैं तो महीने में 2 बार या 1 बार आपको सोचना है ये, लेकिन लेना ज़रूर चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है ना, एम्प्लॉयज़ के मन में बहुत सारी बातें होती हैं जो वो अपने ओनर्स से करना चाहते हैं, ठीक है। और इससे बॉन्ड बहुत अच्छा बनता है अगर एम्प्लॉयज़ और ओनर जो है वो इंटरेक्ट करते रहते हैं, उनके बीच में कम्युनिकेशन होता रहता है, तो गैप ख़त्म हो जाता है। तो सैलून की ग्रोथ के बारे में भी आप बात कर सकते हो, आप क्लाइंट के इश्यूज़ को लेके बात कर सकते हो, आप आपस में जो झगड़े होते हैं एम्प्लॉयज़ के बीच में उनको रिजॉल्व कर सकते हो। प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपस में बैठ के उस चीज़ पे बात कर सकते हो, और इस तरह से आपके सैलून की जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो टाइम टू टाइम रिजॉल्व होती रहेंगी और एक टेंशन फ्री एनवायरनमेंट आपके सैलून का बन जाएगा। तो अब आते हैं हम अपने लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टेप की तरफ, जो कि है स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 पे आता है हमारा टीम का ट्रेनिंग, ठीक है। ये बहुत फ्रीक्वेंटली सैलून में होनी चाहिए। अब इसको आप ऐसे कर सकते हो कि जो भी कंपनीज आपके सैलून में
सामान लेके जाती हैं, जिनका भी आप बल्क में सामान लेते हो, यानी ज़्यादा जिस कंपनीज में आप इन्वेस्ट करते हो वो कंपनीज अपने सैलून्स के लिए, यानी कि उन सैलून्स के लिए फेवर करती हैं। वो कंपनीज ये देखती हैं कि ये सैलून हमारा सबसे ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, तो वो कंपनीज जो है इन सैलून आके आपको ट्रेनिंग्स देती हैं। इससे क्या होता है कि जो भी ट्रेनिंग के लिए बंदा आता है सैलून में, उसकी जो नॉलेज होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा वास्ट होती है, बहुत अच्छी बातें वो सिखा के जाते हैं। मतलब अपार्ट फ्रॉम द स्किल्स, मैं स्किल्स से हट के बात कर रही हूँ कि वो बहुत तरह की बातें आपसे करते हैं, मोटिवेशन पे बात करते हैं, आपकी ग्रूमिंग के ऊपर बात करते हैं, वो पर्सनालिटी पे बात करते हैं, वो जो क्लाइंट के साथ इशू आते हैं उसके ऊपर बात करते हैं, और साथ में जो प्रोसीजर होता है, जिस चीज़ के लिए आपने उनको अपने सैलून में बुलाया होता है, जिस सर्विस को सिखाने के लिए बुलाया होता है, वो तो सिखाते ही सिखाते हैं, लेकिन साथ में एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें आपको बता के जाते हैं। ये ट्रेनिंग्स होती रहनी चाहिए सैलून में। इससे आपका जो स्टाफ है वो बहुत ही अपडेटेड रहेगा, मोटिवेटेड रहेगा और उनकी ग्रोथ होती रहेगी, क्योंकि वो हर बार नया सीख रहे हैं और हर बार ट्रेनर्स चेंज हो रहे हैं और हर बार ट्रेनर्स जो है अपने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस और सैलून की एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं। तो ये सोचो आपके स्टाफ की, आपके एम्प्लॉयज़ की कितनी जो नॉलेज है वो कितनी वास्ट हो जाएगी, कितना अच्छे से वो लोग भी परफॉर्म करने लगेंगे ट्रेनर्स को देख देख के। अब आप कहोगे क्या फ़ायदा होगा मैम स्टाफ को ट्रेनिंग, वो टिकते तो है नहीं, वो भाग इसीलिए जाते क्योंकि आप उन पर ध्यान नहीं देते। तो जिस दिन से आपने उनके ऊपर ध्यान देना शुरू करा तो वो क्यों भागेंगे यार? जितने पैसे आपके यहाँ मिल रहे हैं उतने ही पैसे उनको कहीं और मिलेंगे, और साथ में आपके यहाँ ग्रोथ मिल रही है, उनको ट्रेनिंग्स मिल रही हैं, वो एक अच्छे कल्चर में काम कर रहे हैं, तो कोई एम्प्लॉय क्यों छोड़ के जाएगा? एम्प्लॉय तभी छोड़ के जाता है जब उसको अपनी ग्रोथ उस सैलून में नहीं दिखाई देती, जब उसको लगता है कि इस सैलून में इतने टाइम रहने से भी मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। लेकिन जब आप उनको कंटिन्यूसली फ़ायदा पहुँचाए जाओगे तो कोई एम्प्लॉय क्यों छोड़ के जाएगा, राइट? सो ये सारी एक्टिविटीज़ को करने से आपकी जो टीम है वो प्रॉपरली मैनेज रहेगी। अब मैंने जितने भी आपको 5 स्टेप्स बताए, देखो अगर आप वो 5 स्टेप्स, हालांकि और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं टीम मैनेजमेंट में, लेकिन अभी मैंने जो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप्स थे वो बता दिए आपको। बहुत डिटेल में जानना है तो नीचे लिंक दिया हुआ है, उसको चेकआउट कर लेना, ठीक है? अभी के लिए तो ये जितने भी 5 स्टेप्स बताए, ये अगर आप अपने सैलून में अपनी टीम को मैनेज करने के लिए कर लो, आपकी सारी टेंशन खत्म हो जाएगी, ठीक है? वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से करिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और दबाइए नोटिफिकेशन बेल, ताकि इसी तरह के वीडियोस आपको सबसे पहले नोटिफाई हो। किसी भी डाउट और क्वेश्चन के लिए आप या तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेरा मेल एड्रेस है magicalsehba@gmail.com, और आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका एड्रेस है magical_sehba। बाकी नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे सेफ, स्टे मैजिकल एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय।